हम चल रहे हैं वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने। हमने कल की क्लास में ये जाना था कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से आप वैश्वीकरण को नहीं जान सकते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी हैं, उसके आर्थिक प्रभाव तो है ही हैं, उसके साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी हैं। तो आज चल रहे हैं हम इनके वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने। सबसे पहले हम राजनीतिक प्रभाव को समझेंगे। देखिए, किसी भी देश में उस देश को संचालित करने में उस देश की राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे आप दोनों बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, है ना? क्योंकि देश की नीतियों का निर्माण कौन करती है? राजनीति करती है। आपको पता है कि आपके देश में 1991 से पहले आपके देश में बाहरी दुनिया की चीजों का आना आसान नहीं था। बाहरी दुनिया की कंपनियां भारत में बहुत आसानी से काम नहीं कर सकती थी। तो भारत में दूसरे देश की कंपनियां नहीं आ पा रही थी। ये किसने निर्धारित किया था? ये भारत की राजनीति ने, भारत की सरकार ने ही निर्धारित किया था। और 1991 के बाद भारत में विदेशी चीजों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, ये किसने निर्धारित किया? ये भी भारत की राजनीति ने ही निर्धारित किया। तो आप ये मानिए कि भारत की राजनीति मतलब विश्व की राजनीति, मतलब राजनीति आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। आर्थिक गतिविधियों को संचालित और दिशा निर्देशित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस बात को आप बखूबी समझ लीजिए। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, और अगर आपने इस छोटी सी बात को नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाए। आप कुछ भी नहीं समझ पाए। मैं इतना तक कह रहा हूं, समझ में आई बात मेरी? इस बात को भेजे में डाल लेना, इस बात को अपने भेजे में उतार लो कि राजनीति वो चीज है जो हर चीज को प्रभावित करती है। यहां पर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि राजनीति किस प्रकार से भ्रष्ट होती है वैश्वीकरण में, और किस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाती है उनको फेवर करने के लिए। तो यह है वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीति पर। यह भी है वैश्वीकरण का प्रभाव। समझ में आई बात कि राजनीति पैसे से इन्फ्लुएंस होकर बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब से देश की नीतियों को निर्मित करने लगती है। तो यह है वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव। समझ में आई बात? तो सुनिएगा, इसका सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बहसों में शामिल है। क्योंकि किसी भी देश की राजनीति को अगर दुनिया के दूसरे देश में बैठी एक कंपनी नियंत्रित करेगी तो क्या होगा? फिर उस देश का विकास होगा? उस देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी? आप मुझे बताओ। मैंने अपनी देश की सरकार को अपने हित के लिए चुना है, लेकिन मेरी देश की सरकार घूस खाकर उस देश की कंपनी के अनुसार इस देश की नीतियां बना रही है। तो क्या होगा फिर? इससे क्या होगा? इससे हमारे देश की बर्बादी ही होगी। इस देश की जनता की भलाई तो संभव है ही नहीं। अभी सुनिए, राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। संप्रभुता मतलब समझते हो ना? संप्रभुता मतलब अपने ऊपर अपना शासन। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां नेताओं को घूस देकर देश की संप्रभुता ही खा जाती हैं। देश की संप्रभुता मतलब देश पर देश का शासन ना होकर देश पर उस कंपनी का शासन हो जाता है। जैसे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। कैसे होता है? भारत के कुछ लालची लोगों के कारण ही तो होता है ना। भारत के उन कुछ लालची लोगों ने अंग्रेजों से घूस खाई और भारत के साथ गद्दारी करी। भारत के राजाओं के साथ, भारत के महाराजाओं के साथ गद्दारी करी। तभी तो अंग्रेज इस देश पर हावी हो पाए ना। एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर हावी हो पाई तो कैसे हो पाई? ऐसे ही तो हो पाई। उसने इस देश की संप्रभुता को कैसे समाप्त किया? ऐसे ही समाप्त किया। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। कौन से 3 पहलू हैं? ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से।
सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जो राज्य मतलब सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फिर भागने लगती है। आपको पता होना चाहिए स्कूल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अस्पताल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। मानते हो ना कि ये दोनों बेस्ट प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्राथमिक कह रहा हूं मैं, प्राइमरी। लेकिन क्या आपके देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी है? क्या आपके देश में अस्पतालों की स्थिति अच्छी है? हाँ, मुझे बताओ। आप दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली का मत सोचना। आप दिल्ली के सबसे बेस्ट एरिया में रहते हो, आप रह रहे हो दिल्ली के दिल में, कनॉट प्लेस में रह रहे हो, आप लुटियंस में रह रहे हो, आप तो आप अपने ही परिवेश को मत देखिएगा। आपका परिवेश बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं, लेकिन आपके स्कूल भी बहुत अच्छे नहीं है। आपके स्कूलों की क्वालिटी भी वो नहीं है जो होनी चाहिए। क्या दिल्ली भारत के सरकारी स्कूल भारत के प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर पाते हैं? कदापि नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में धाराशाही हो जाते हैं। क्या आपका सरकारी स्कूल है, आपका है ना, क्या आपका सरकारी स्कूल मॉडर्न स्कूल की टक्कर लेता है? या मैं कह रहा हूं ये जो सेंट कोलंबस है और जीसस एंड मैरी है उसकी टक्कर लेता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लुल है। तो यहां पर अब यहीं पर देखिए आप, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा को कमाई का जरिया बना दिया है। जानबूझ के सरकार शिक्षा में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही जितना उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने स्कूल खोल रखे हैं और मोटा पैसा देते हैं सरकार को कि सरकार शिक्षा पर पैसा ना खर्च करे। सरकार पर यह दबाव बनाकर, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के ही स्कूल हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल। समझ में आई बात? तो ये कदापि नहीं चाहते कि इस देश में अच्छे सरकारी स्कूल खुले। अगर सरकारी अच्छे स्कूल खुल जाएंगे तो फिर सारे बच्चे कहां जाएंगे? सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इन प्राइवेट स्कूलों पे क्या लग जाएगा? ताला। समझ में आई बात? तो आप समझ रहे हैं ना कि वैश्वीकरण के सकारात्मक है। मैं मान रहा हूं कि आपके जीवन को अपलिफ्ट कर देता है, सरकार के पास पैसा आने लगता है, बहुत सारा टैक्स आने लगता है, लेकिन सरकार कामचोर हो जाती है। सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगती है और उन जिम्मेदारियों को कमाई का जरिया बना देती है कुछ लोगों के लिए। स्वच्छ पानी देना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। लेकिन क्या आपको स्वच्छ पानी दिया जा रहा है? आपको अपने घरों में आरओ लगाने पड़ रहे हैं। सोचो आप, इसमें बहुत बड़ी नीतियां हैं। क्यों लगाना पड़ रहा है आपको प्यूरेट अपने घरों पे? क्यों लगाना पड़ रहा है आरओ? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए। क्यों नहीं करा पा रही है? क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आरओ फिल्टर बना रही हैं वो इनके मुंह में घूस डाल रही है, वो इनके मुंह में घूस डाल रही है। समझ में आई बात? तो इसीलिए वो इतना स्वच्छ पानी आपको मुहैया ही नहीं करा रहे। बड़े बड़े जो ये पानी के ब्रांड्स हैं वो पैसा दे रहे हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं। अब बात समझो आप, राजनीति बहुत कुछ निर्धारित करती है आपके देश में, बहुत कुछ निर्धारित करती है बच्चों। आप इस बात को समझिए, वैश्वीकरण कोई छोटी चीज नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश के पूरे सिस्टम को हैक कर लेती हैं, आपकी सरकारों को हैक कर लेती हैं और अपने मुताबिक उनसे काम कराती हैं। आपके देश की संप्रभुता को समाप्त कर देती हैं, आपकी सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर देती। जिस सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना होता है वो सरकार फिर प्राइवेट कंपनियों की भलाई के लिए काम करने लगती है। समझ में आई बात? आगे सुनिए आप, ठीक है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है। आज के टाइम पर सरकारें अपने आप को कल्याणकारी सरकारें मतलब वेलफेयर स्टेट के तौर पर नहीं देखती। मतलब सरकार अपने आप को यह नहीं मानती कि हमें जनता की सेवा करनी है। कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के तौर पर अपने आप को नहीं देखती, ठीक है।
राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। आज के टाइम का आपकी सरकारें क्या है कि हम कम से कम इंटरफेयर करेंगे मामलों में, हम फ्री पॉलिसी, फ्री मार्केट वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे। लेकिन फ्री मार्केट होता कुछ नहीं, बड़े प्लेयर्स बैठे रहते हैं और वही कमाते हैं, वही खाते हैं और वही उड़ाते हैं। मैं देखिए, मेरा अंबानी जी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा कुछ ले भी नहीं रहे, मुझे कुछ दे भी नहीं रहे, लेकिन ये सच है कि जितनी अंबानी जी की कमाई है ना, उतनी इस देश में किसी की कमाई नहीं है। उन्होंने जितना अपने बच्चे की शादी पर पैसा खर्च किया, उतना इस देश में बहुत लोगों का स्टमक भरने के लिए कम से कम 1 साल के लिए काफी था। करोड़ों लोगों का स्टमक भर दिया जाता, खाली पेट भर दिया जाता। तो ये हमारे देश में क्या है, इनकम डिफरेंस है। क्यों है ये इनकम डिफरेंस? क्योंकि हमारे देश में नीतियां कुछ अलग तरीके की हैं। देखिए, कोई भी अगर वो बिजनेसमैन है ना, उसका पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। अगर ये कहता है कोई कि हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे नहीं है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे। कोई भी बिजनेसमैन सीधे रास्ते पर नहीं चलता, और जब आप सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो आपको नेताओं से सेटिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो आपकी वो खड़ी खड़ी कंपनी को ना धाराशाही कर देंगे, बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई के माध्यम से, है ना। आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, कि जिसपे भाजपा को शक होता था उनके घर ईडी सीबीआई भेजती थी भाजपा, और अगले दिन उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिल जाता था भाजपा को डोनेशन के तौर पर। ये आपने सुना होगा। ये सब टाइम होता है, आज हो रहा है, पहले कांग्रेस भी करती थी। ये नहीं कहूंगा कि मैं कांग्रेस दूध की धुली। इस देश में राजनीतिक दल कदापि दूध के धुले नहीं है। उनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं है, उनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं है। वो पैसे के आगे अपने आप को ऐसे बिछा देते हैं, समझ में आई बात? वो पैसे के आगे अपने आप को बिछा देते हैं। ये बात समझिए, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है कि वैश्वीकरण पैसा तो बहुत ला देता है मार्केट में, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रखता है वो पैसा, सबको नहीं देता। राजनेताओं को देता है, बिजनेसमैन फैमिलीज को देता है बस वो। आगे सुनिए। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। आज के टाइम पे आपकी सरकारें अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित रख रही, नहीं तो सारे काम वो प्राइवेट प्लेयर से करा रही। तो फिर इतना टैक्स किस बात का ले रहे हैं आप हमसे? जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फालतू का टैक्स हमसे किस बात का? साला आप हाईवे बनवाते हैं, उस पे टोल टैक्स भी लेते हैं आप हमसे, और टैक्स भी लेते हैं, रोड टैक्स भी लेते हैं, सारे टैक्स तो हम भरते हैं, फिर भी हम टोल टैक्स देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, किस बात के लिए? और आप कुछ काम भी नहीं करते। आज आपको पता होना चाहिए कि आपकी भारत सरकार कौन कौन से काम कर रही है, इंडिविजुअली अकेले कौन कौन से काम कर रही है। बहुत ही कम काम होंगे जो वो अकेले अपने दम पर कर रही होगी, नहीं तो सब कामों में उसने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रखा है। अब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है तो वो बिना प्रॉफिट के तो काम नहीं करेंगे ना, कि करेंगे? बताओ मुझे, समझ में आएगा? बिजनेस का उद्देश्य ही क्या है? लाभ अर्जित करना। समझ में आ रहा? आप समझिए। और जिन भी प्राइवेट प्लेयर्स को टेंडर मिलता है वो मुफ्त में तो मिलता नहीं है। इतने तो तुम भी भोले नहीं हो ना कि मुझे बताना ही पड़ेगा कि नहीं, नेताजी को घूस देना पड़ता है तब जाकर उनको टेंडर मिलता है। टेंडर इस देश में मुफ्त में नहीं मिलता, और आपको मिल रहा है तो मुफ्त में तो नहीं मिल रहा। आपकी सेटिंग होगी, या आपकी बहुत बड़ी बातचीत होगी, या आपके पास मोटा पैसा होगा, और जब आप घूस दे रहे हो तो उस घूस को निकालोगे भी तो ना। खुद समझदार हो, इतने तो समझदार हो ही, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो, मेरे पास पढ़ रहे हो तो खास। ठीक है। इस
तरह के राज्य ने अपने आप को पहले के कई ऐसे कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। मतलब आज के टाइम पर बड़े बड़े जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, वो आज के टाइम पर बहुत देशों की राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रही है और अपनी कंपनीज को वहां स्टैब्लिश करने के लिए अपने फेवर में पॉलिसीज फ्रेम करा रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि पैसे का कितना बोलबाला हो चुका है राजनीति में। और आज के टाइम पर मान लो अगर ये कंपनी कह रही है कि इस काम में सरकार आप इंटरफेयर नहीं करेंगी, तो सरकार वो काम ही करना बंद कर देती है। मैंने उदाहरण आपको स्कूल और अस्पताल के माध्यम से दे दिया है। स्कूल और अस्पताल, आपके सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती भाई? आराम से हो सकती है। कॉलेज तो है इतने सुंदर सुंदर, लेकिन स्कूल क्यों नहीं हो रहे पा रहे भाई? हाँ, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपके पास, फिर भी आपकी क्वालिटी इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बनाना नहीं चाह रहे हैं, आप बनाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं होगी क्वालिटी? आप बनाना नहीं चाह रहे, आपकी नियत नहीं है बनाने की, क्योंकि आपको प्राइवेट स्कूल्स को फेवर करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फेवर करना है, उनसे कमीशन खाना है, इसलिए आप नहीं चाहते, इसलिए आप अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा रहे हैं। ये एक उदाहरण है, ऐसे बतेरे उदाहरण हैं जिनमें अब सरकार उस तरीके से इन्वॉल्व होकर काम नहीं कर रही जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको आपके लाइफ से रिलेटेड उदाहरण आपको समझा दिया। ठीक है, आगे सुनिए। इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आई बात? हर सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण के कारण सरकार की ताकत में कमी आई है, ये भी सच नहीं है। सरकार की ताकत भी बढ़ी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बढ़ी है, उसकी फाइनेंशियल पावर बढ़ गई है और सरकार अब उन छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व ना होकर, जिन्हें हम छोटा काम कह रहे हैं, तो वो बड़े काम है। स्कूल अस्पताल बहुत बड़े काम है, लेकिन सरकार अब इन्हें अपना काम समझती ही नहीं है। इन्हें उसने प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले कर दिया है कि आप करें, आप कमाएं, आप खाएं, हमें मत बताएं, आप हमारा डोनेशन गलत तरीके से हमारे पास भेज दें। ये गलत चैनल का पैसा है, ये सरकार के खाते में नहीं जा रहा, ये पार्टी के खाते में जा रहा है। समझ में आई बात? ये पार्टी अपने इलेक्शन को मैनेज करने में लगाएगी, देश को मैनेज करने में नहीं लगाएगी। समझ में आई बात? जो भाजपा पैसा कमा रही है वो भाजपा अपनी पार्टी को प्रोग्रेस करने में लगाएगी, जो कांग्रेस पैसा कमा रही है वो कांग्रेस अपने विकास में लगाएगी, ना कि देश के विकास में। समझ में आई बात? देश के विकास में वही पैसा लगेगा जो टैक्स के थ्रू आएगा। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? आपको तो आनी चाहिए बेहतर तरीके से। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है, मिल भी नहीं सकती, क्योंकि सरकार होती है, सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये बिजनेसमैन हमेशा बैकग्राउंड में रहकर ही काम करते हैं, फ्रंट फुट पर आकर काम करेंगे तो जनता लथाड़ देगी इनको, इसलिए। और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के जो बहुत बड़े बड़े जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब विषयों पर राज्य आज भी उसी शक्ति से काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए था। समझ में आई बात? लेकिन आज के टाइम पर उन कार्यों से अपने आप को वो बाहर करता जा रहा है जो जनता के कल्याण के हैं और जनता की प्राथमिक जरूरतों के हैं।
उन कामों में अब वो इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर रहा, जो कि सही नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। आप सबका दृष्टिकोण अलग हो सकता है और मैं उसका तहे दिल से सम्मान करता हूं, ठीक है। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्यधिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। ये भी बात सच है। आज आपकी सरकार के पास आपके डे टू डे लाइफ का भी अपडेट है, क्योंकि उसने आपके हाथ में फोन दे दिया है। जिनके हाथ में फोन नहीं है वो ही सरकार के चंगुल से बाहर है, नहीं तो जिनके हाथ में भी फोन है और उसमें इंटरनेट नाम की चिड़िया है, तो आपका एक एक डाटा भारत सरकार और विश्व की हर सरकारों के पास मौजूद है। समझ में आई बात? तो आप पूरी तरीके से आपके देश की सरकार के नियंत्रण में हैं। तो आज की सरकारें बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, लेकिन वो अपनी एफिशिएंसी का यूज नहीं कर पा रही जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। ये कार्टून क्या कह रहा है ये मुझे आप लोग समझाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कल का कार्टून है और ये आज का कार्टून है। ये अमेरिका का बच्चा है जिसमें उसकी माँ कह रही है कि बेटा ये खाना खा ले, नहीं तो विकासशील देश के लोग तेरा खाना छीन लेंगे। और आज वो अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा पढ़ ले, नहीं तेरी नौकरियां छीन लेंगे कौन? विकासशील देश, अर्थात हम लोग, अमेरिका मतलब विकसित देश की जनता की अब भावना अलग हो गई है कि अब हम नौकरियां छीन रहे हैं, क्योंकि हम क्षमता अपनी बढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर कौशल शक्ति ज्यादा है।